विशालकाय मानव। लगभग हर प्राचीन संस्कृति विशालकाय मानवों का वर्णन क्यों करती है? काल्पनिक कथा के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविकता के रूप में। सुमेरियों, अक्कादियों के शुरुआती क्यूनिफॉर्म लेखों से लेकर बाइबल तक, जो स्पष्ट रूप से कहती है कि जल प्रलय से पहले पृथ्वी पर विशालकाय मानव थे, नेफिलिम, और जल प्रलय के बाद रेफैम। कुछ अन्य संस्कृतियों ने उन्हें अर्ध देवता कहा, लेकिन यहाँ सवाल ये है, यदि विशालकाय मानव वास्तव में जल प्रलय से पहले और जल प्रलय के बाद अस्तित्व में थे, क्योंकि हमारे पास हमारे पूर्वजों से ये सभी सबूत हैं, है ना? ये सभी लेख, नक्काशी, चित्र, सारी हड्डियां कहाँ हैं? क्या वे नष्ट हो गईं? शायद छिपी हुई, या बस भुला दी गईं? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ 100 साल पहले, इंटरनेट से पहले, 1800 के दशक में, 1900 के शुरुआती दशक में, लोगों के लिए मुख्यधारा के समाचार पत्रों में दानवों की खोज के बारे में पढ़ना सामान्य था, न केवल अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में। बेशक कई धोखे होंगे, क्योंकि प्रचार पैदा करने के लिए मानव स्वभाव कभी नहीं बदला, क्योंकि लोग आज भी ऐसा करते हैं। लेकिन क्या वे सभी? मैं फैसला आप पर छोड़ता हूं। आज मैं आपको 80 से अधिक समाचार पत्रों के लेख दिखाने जा रहा हूं, और यहाँ माप के बारे में, उनके साथ मिली कलाकृतियों के बारे में, और उनमें बहुत विस्तार है कि उनके साथ क्या हुआ। और फिर मैं इस सवाल का जवाब देने जा रहा हूं कि ये हड्डियां अचानक संग्रहालयों और सार्वजनिक इतिहास से क्यों गायब हो गईं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको खुद से पूछना होगा, अगर यह सब सच है तो वे इसे हमसे क्यों छिपाना चाहते हैं? और वे कौन हैं? और वे वास्तव में क्या छिपा रहे हैं? वे किस बात से डरते हैं? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मैं यह सब आप पर छोड़ दूंगा। मैं बस आपको सबूत दूंगा, और फिर आप मुझे बताइए कि आप इस वीडियो के अंत में नीचे कमेंट सेक्शन में क्या सोचते हैं। नंबर 1, यह प्रेस्कॉट, एरिजोना से 1911 के मेडफोर्ड मेल ट्रिब्यून का है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है, एरिजोना रेंच पर विशाल कंकाल मिला। आज जीवित किसी भी व्यक्ति से 2 गुना बड़ा मानव कंकाल यहाँ पीटर मार्श द्वारा यहाँ के उत्तर पश्चिम में उनके खेत में पाया गया था। कंकाल एकदम सही है। हड्डियां वर्डे और इस देश की अन्य घाटियों में पाए जाने वाले प्राचीन जनजातियों की हड्डियों से मेल नहीं खाती हैं। नंबर 2, हम प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। मेरे लिए ये दिलचस्प है, क्योंकि यहीं मैं बड़ा हुआ हूँ। मेरी भाषा अफ्रीकी में हम प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका कहते हैं। अब यह लेख 1929 के एडिलेड क्रॉनिकल का है। इसमें लिखा है, एक विलुप्त विशाल भैंस और एक अत्यंत शक्तिशाली विशालकाय मानव जैसे आदिम मानव के बीच धुंधले अतीत में एक भीषण मौत की लड़ाई के सबूत हाल ही में स्प्रिंगबोक फ्लैट्स में एक खदान में सड़क बनाने वालों द्वारा पाए गए थे। आप इसका उच्चारण स्प्रिंगबोक करते हैं? प्रिटोरिया के उत्तर में मनुष्य और पशु की टूटी हुई हड्डियां एक ही परत में साथ पड़ी थीं। हड्डियां जीवाश्म बन गई हैं, और उन सभी को ट्रांसवाल संग्रहालय भेज दिया गया है, जहां निदेशक डॉक्टर स्वियरस्ट्रा लंदन मॉर्निंग पोस्ट के जोहान्सबर्ग संवाददाता के अनुसार खोज की घोषणा करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में आदिम मानव के संबंध में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खोज, क्योंकि यह मानव निस्संदेह प्रसिद्ध बोस्कोप खोपड़ी से भी पुराना है। मनुष्य की खोपड़ी का अधिकांश हिस्सा और अधिकांश लंबी हड्डियां और हाथों के हिस्से बरामद कर लिए गए हैं। भैंसे के अवशेष भी संकेत देते हैं कि उसकी मृत्यु हिंसक तरीके से हुई थी। निदेशक का कहना है कि संभवतः शिकारी और शिकार दोनों की मृत्यु एक साथ हुई थी। आधिकारिक तौर पर उस व्यक्ति को एक शक्तिशाली विशालकाय व्यक्ति बताया गया है, जिसका किसी भी नीग्रोइड जाति से कोई गहरा संबंध नहीं है। सींगों के बीच की माप से भैंसे का अनुमान लगभग 11 फीट लगाया जा सकता है। ठीक है, क्या आप नंबर 3 के लिए तैयार हैं? मैं यहाँ सूची देख रहा हूँ, और मेरे अधिकांश सब्सक्राइबर्स कनाडा, इंग्लैंड और भारत से हैं, तो मैं आप लोगों के देशों से ही शुरुआत करने वाला हूँ। पहले भारत को देखते हैं, फिर हम कनाडा जाएंगे, फिर इंग्लैंड, और उसके बाद मैं हर लेख नहीं पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि फिर हम पूरा दिन यहीं रहेंगे। लेकिन मैं इसे आपको दिखा दूंगा ताकि आप वीडियो को रोक सकें और फिर अपने समय में इसे पढ़ सकें, और मैं बस यही बताऊंगा कि उन्हें कहाँ क्या मिला। इसलिए यह 1934 में एडिलेड, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़ से है, लेकिन इसमें बताया गया है कि उन्हें भारत में क्या मिला। कलकत्ता, 8 अगस्त। मध्य भारत के जबलपुर जिले के पिंटिया गांव से विश्वव्यापी महत्व की एक खोज की सूचना मिली है, जहां एक विशाल मानव कंकाल खुदाई में मिला है। नदी में नहा रहे एक व्यक्ति ने किनारे से बाहर निकले हुए एक कंकाल को देखा। उसे बाहर निकालने से पहले उसे 3 अन्य लोगों की सहायता लेनी पड़ी। कंकाल 31 फीट 6 इंच लंबा निकला। पैर 10 फीट लंबे थे। अब मुझे यहाँ थोड़ा रुकने दें, क्योंकि मेरा मतलब है 31 फीट 6 इंच, ये मुझे थोड़ा ज्यादा ही बड़ा लग रहा है, लेकिन मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ कि आप क्या तय करते हैं। यदि आप यहाँ अमेरिका में नहीं रहते हैं, आप फीट में काम नहीं करते हैं, तो यह लगभग 9.6 मीटर है। इसीलिए यह मुझे थोड़ा अविश्वसनीय लगता है, लेकिन फिर से मैं इसे आप पर छोड़ दूंगा कि आप क्या तय करते हैं।
उदाहरण के लिए गोलियत एक शमूएल 17 वाक्य 4 के अनुसार 6 हाथ और एक बित्ता का था, और यदि आप बाइबल के मेसोरेटिक पाठ को लें तो वह लगभग 9 फीट और 9 इंच या 2.97 मीटर है। इसीलिए वे इस विशालकाय मानव को गोलियत के आकार से 3 गुना बड़ा बताते हैं। आप इससे जो चाहें समझें। मेरे लिए गोलियत छोटे दानवों में से एक होगा, क्योंकि याद रखें कि वह बहुत बाद में आया था। जल प्रलय से पहले, जल प्रलय के बाद नेफिलिम रेफैम, मेरा मानना है कि वे बहुत बड़े थे। मैं जल्द ही उस पर आऊंगा। लेकिन गोलियत, मेरा मतलब है, वह मसीह से लगभग 1000 साल पहले था। वह दाऊद का समय था। विशालकाय व्यक्ति का एक अच्छा उदाहरण मूल रेफैम में से एक राजा ओग था, और वह तब वहां था जब इजरायली पहली बार कनान देश में आए थे। मेरा मतलब है, उसका बिस्तर 18 इंच का था, जो 13.5 फीट या 4.11 मीटर है। इसलिए मेरा मानना है कि वह 3 मीटर से काफी अधिक लंबा था। याद रखें कि उसके पास लोहे का बिस्तर था, क्योंकि यदि आपके पास कोई दूसरा बिस्तर हो तो आप जानते हैं वह उसे सहारा नहीं दे पाएगा। मुझे लगता है कि वह बहुत भारी था। और याद रखें कि हमारे पास मौजूद कई स्रोतों से आप जानते हैं ये नेफिलिम हट्टे कट्टे थे, लंबे और दुबले पतले विशालकाय मानव नहीं। जैसे कि आप जानते हैं, शायद आज भी हमारे पास कुछ वैसे लंबे लोग हैं। नहीं, ये अलग थे। इसलिए मेरा मानना है कि ये जल प्रलय से पहले के नेफिलिम गिरे हुए स्वर्गदूत और मानव जाति के बीच मिश्रित नस्लों की पहली पीढ़ी, वे बहुत बड़े हो सकते थे। जल प्रलय के बाद शायद थोड़े छोटे, लेकिन ये पहले रेफाइम बहुत विशाल थे। नेफिलिम के मूल रूप का एक अच्छा उदाहरण जो हमारे पास है वो गिलगमेश है। वास्तव में वो यहाँ मेरे स्टूडियो में है, इसलिए ये गिलगमेश है, या कम से कम उन्हें ऐसा ही लगता है। उनमें का ठोस सबूत नहीं है, पर आप इसकी विशालता देखें। इसने एक हाथ में शेर और दूसरे में सांप पकड़ा है। उनमें में कई सर्प प्रतीक हैं जिन्हें मैंने अन्य वीडियो में समझाया है। लेकिन जब हम उसके बारे में प्राचीन लेख पढ़ते हैं, जैसे गिलगमेश का महाकाव्य और सुमेरियन राजाओं की सूची, तो वे उसकी लंबाई का सटीक माप नहीं देते, बस ये कि वो 2/3 परमेश्वर। लेकिन हमारे पास अन्य प्राचीन लेखों में माप मौजूद हैं, जैसे हिटाइट्स और उगारिटिक ग्रंथ। अब उनमें से कुछ प्राचीन ग्रंथ उसे 11 हाथ लंबा बताते हैं। मेसोपोटामिया के माप के अनुसार ये करीब 16 से 18 फीट है, यानी 4.8 से 5.4 मीटर। पर मेरा मतलब है कि अगर ये विशालकाय सच में 31 फीट से ज्यादा था तो ये गिलगमेश से भी बड़ा है। मुझे इस पर काफी संदेह है, पर फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। चलिए अगले पर चलते हैं। ये वाला कनाडा में था, एक विशाल भारतीय का कंकाल। नॉर्विच के एक युवक क्लेरेंस बार्टोगन ने टेम्स नदी के पश्चिमी तट पर टेम्सविले में महान बजरी पठार के अन्वेषण अभियान के दौरान 9 फीट और 8 इंच लंबे एक भारतीय विशालकाय मानव का कंकाल पाया। ये पूर्व की ओर मुख किए हुए बैठने की मुद्रा में था और एक गहरी नाली के किनारे था, जो हाल ही में हुई लगातार बारिश से बह गई थी। हड्डियां हाथी के दांत जैसी सफेद थीं, लेकिन जब कंकाल को बाहर निकाला गया तो वो तेजी से बिखरने लगा। दांत सही सलामत थे। मुझे लगता है वहां साउंड लिखा है, जिससे पता चलता है कि दफनाते समय वो अपनी युवावस्था में था। और खोपड़ी के ऊपरी हिस्से के दाईं ओर एक दरार थी, जैसे कि उस आदमी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया हो। कंकाल के घुटनों के बीच जमीन में एक छोटे से बर्तन में भारतीय तीर और भालों के सिरे, मोती और शायद कुछ पत्थर के नुकीले सिरे मिले हैं। मुझे नहीं पता कि वो क्या है। बारीकी से तराशे हुए और पूरी तरह से सुरक्षित। इनमें से कुछ बड़े आकार के और गहरे रंग के पत्थर के थे, जो पूर्वी राज्यों में अज्ञात हैं। वहां एक पत्थर का मूसल भी था, जैसा कि भारतीय योका के लिए अनाज पीसने में इस्तेमाल करते थे, और पत्थर का एक टुकड़ा जो बर्तन की तरह खोखला था। वाह, ये बहुत दिलचस्प है। अब चलिए इंग्लैंड चलते हैं। ये 1910 के एक अखबार के लेख से है। अद्भुत आयरिश विशाल योद्धा। 28 अप्रैल को डबलिन से प्रेस को निम्नलिखित संदेश भेजा गया था। एक कंकाल 8 फीट 5, वो क्या है, लगभग 0.3 इंच की लंबाई वाली एक तलवार के साथ, जिस पर गैलिक शिलालेख डोनाक ओकीफ AD 1231 है, बल्ली नाहल्ला में पाया गया है। मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि इसे ऐसे ही बोलते हैं, काउंटी गॉलवे। वाह, तलवार पर लिखे उस शिलालेख के साथ यह बहुत ही दिलचस्प है। अच्छा, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो 8.55 लगभग 2.6 मीटर होता है। अब मैं यहां थोड़ा तेजी से आगे बढ़ूंगा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप माप को समझ सकें, क्योंकि मैं हर समय फीट और इंच और मीटर के बीच नहीं उलझना चाहता। 8 फीट लगभग 2.5 मीटर के बराबर है, सटीक रूप से 2.44, और फिर 10 फीट लगभग 3 मीटर होता है। नंबर 6, यहां 1883 में मिसौरी में खोजा गया एक 12 फीट का विशालकाय मानव है। अगला नंबर 7, यहाँ एक 8.4 फीट की मम्मी है, जिसे फ्रेड रॉसन नाम के एक व्यक्ति ने पाया था,
और उन्होंने इसे 1896 में सैन डिएगो में खरीदा था, जहां पिछले मालिक ने इसे स्मिथसोनियन को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन इस व्यक्ति ने इसके लिए अधिक पैसे दिए। अब मुझे यहां रुकने दें क्योंकि इनमें से कई लेखों में आप पढ़ेंगे कि स्मिथसोनियन इसमें कैसे शामिल है। शायद इससे हमें यह समझने का थोड़ा संकेत मिलता है कि आज हमें उन प्राचीन विशालकायों के कंकाल क्यों नहीं मिलते, लेकिन इसके बारे में और बाद में। नंबर 8, उन्हें 1897 में चिलिकोथे, ओहियो में 10 अन्य कंकालों के साथ यह 8 फुट का कंकाल मिला। नंबर 9, प्रागैतिहासिक काल के विशाल खोपड़ियों वाले 14 कंकाल मिले। वे 1930 में ग्रेनोबल, फ्रांस के स्लेट ताबूतों में थे। नंबर 10, उन्हें 1899 में एक्रोन, ओहियो से 3 मील उत्तर पश्चिम में एक पत्थर की खदान में यह 10 फुट यानी 3 मीटर का प्रागैतिहासिक विशालकाय मिला। अब मेरे लिए यह दिलचस्प है कि इसमें कहा गया है कि यह एक प्रागैतिहासिक व्यक्ति का कंकाल है जिसके बारे में माना जाता है कि वह प्रागैतिहासिक काल में रहता था और उस समय के अवशेष जब सभ्यता की आदि ही हो रही थी। एक ऐसा समय जब सभ्यता का आदि ही हो रहा था। ये हमारे पूर्वज हैं। यह एक ऐसा समय है जिसे आज भुला दिया गया है। जल प्रलय से पहले की दुनिया। बाइबल के अलावा कई प्राचीन संस्कृतियां भी एक महान जल प्रलय की बात करती हैं जिससे पहले एक सभ्यता थी जो मानवता का स्वर्ण युग था। कुछ लोग इसे अटलांटिस के रूप में वर्णन करते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि यह दुनिया वास्तव में कैसी थी तो इसे देखें। 6000 साल पहले निप्पुर और एरिडू जैसी प्राचीन नगरियों की एक भूली दुनिया थी जहां लोग सदियों तक जीते और महान नायक राज करते थे, लेकिन एक दुष्ट अंधकार फैल रहा था। इस दुनिया में हम उल्दाको की कहानी देखते हैं। शक्ति, डर और झूठ पर टिके एक दुष्ट साम्राज्य में गुलाम बनकर जन्मा, लेकिन उसने सिर्फ दुख ही झेला था। अपनी बेड़ियों के पार जानवरों, ड्रैगन, परमेश्वर और कुलों की रहस्यमयी दुनिया से अनजान, पर उसकी कहानी कुछ बहुत बड़ा उजागर करेगी। एक गुप्त वंशावली, आदम और शेत के वंशज, उस सच्चाई की रक्षा करते हुए जिसे दुनिया खो रही थी, क्योंकि मानव इतिहास के पीछे एक और युद्ध चल रहा है। गिरे हुए प्राणी, नेफिलिम और सब कुछ तबाह करने की एक साजिश। और इन सब के बीच एक प्राचीन भविष्यवाणी, एक चुने हुए का आना जो अंधेरे में रोशनी लाएगा। लाइटबॉर्न डॉन ऑफ डार्कनेस अभी प्री ऑर्डर करें और आदि में कदम रखें। चलिए अब 11वें बिंदु पर आते हैं। यहाँ 1889 का मोंटाना बेल्ट पहाड़ों में मिला एक 9.6 फीट का विशालकाय मानव है जिसके साथ कुछ सोना और कीमती पत्थर और यहाँ तक कि हथियार और कई अन्य कंकाल भी मिले हैं। नंबर 12। अब यह थोड़ा अजीब है क्योंकि इस विशालकाय मानव के सींग थे। क्या यह कोई धोखा है? अच्छा, वीडियो रोकें, इसे पढ़ें और खुद तय करें। उन्होंने इस विशालकाय मानव को 1903 में ओरेगन के मैके क्रीक पर प्राइनविले में पाया था। नंबर 13। अब इसे पढ़ना कठिन है लेकिन यह 1885 की एक अखबार की कतरन है। इसमें लिखा है कि होमर, अलास्का में 9 फुट लंबे कई विशालकाय मानवों के कंकाल पाए गए। नंबर 14। 1903 में इंडियाना में उन्हें 7 से 8 फीट के कई कंकाल मिले। मैंने पहले भी सुना है कि कुछ लोग कहते हैं, अच्छा, ये जो हड्डियां उन्हें मिली हैं वे सिर्फ डायनासोर या अन्य विलुप्त जानवरों की हड्डियां हैं। अच्छा, एक इंसान की हड्डियां किसी जानवर या डायनासोर की हड्डियों से बहुत ही अलग होती है, खासकर यदि आप हाथ और कंकाल, सिर, खोपड़ी और पसलियों को देख सकें और जब वे ज्यादातर बहुत ही अच्छी स्थिति में होती हैं। यहाँ सैन पेड्रो, कैलिफोर्निया में मिले एक का उदाहरण है। न केवल शरीर और खोपड़ी असामान्य रूप से बड़ी थी बल्कि खोपड़ी भी मोटी थी। यह अखबार 1909 का है। याद रखें, और भी बहुत कुछ है, हमने अभी शुरुआत की है। नंबर 15। उन्होंने 1921 में वेस्टर्न पोर्ट, मैरीलैंड में एक बड़ी सपाट चट्टान के नीचे दबे इस विशालकाय मानव को पाया। यह प्राचीन तरीका, जैसे इसे एक बड़ी सपाट चट्टान के नीचे दफनाया जो आम इंसानों के लिए उठाना नामुमकिन है, मुझे कई उदाहरण याद दिलाता है। एक इजराइल में गिलगल रेफैम है जहां मैं गया। यहां हम सीरियाई सीमा के करीब हैं और हम एक ऐसी जगह पर जाने वाले हैं जो बेहद पुरानी और आकर्षक है, और इस जगह को महान जल प्रलय से पहले का माना गया है। हम यहां हैं, आओ और इसे देखो। प्राचीन गिलगल रेफैम का स्मारक यही है। ये विशाल है ना? इसलिए जरा देखें कि यहाँ 3 घेरे हैं। हाँ, एक सही।
यहाँ दूसरा और एक तीसरा घेरा है और इसके केंद्र में यह भव्य मकबरा स्थित है, मेगा मकबरा, महापाषाण मकबरा। हाँ हाँ, हिब्रू में रेफाइम विशालकाय मानव है, सही, जो ठीक यहीं इस क्षेत्र, इलाके और इस प्रदेश में यहाँ हाँ वे रेफाइम वासी थे। हाँ हाँ, और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि बाइबल में नेफिलिम शब्द का प्रयोग केवल 3 बार किया गया है, लेकिन रेफैम वचन का लगभग 20 बार। और उत्पत्ति 6 वाक्य 4 कहता है, उस समय परमेश्वर के पुत्र पृथ्वी की स्त्रियों के पास आए, और उसके बाद भी, किसके बाद? जल प्रलय के बाद। इसलिए यह प्राचीन इतिहास है। चलो चलकर इसे देखते हैं। आप जानते हैं, जब आप पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलते हैं तो यह कुछ अद्भुत होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु यहाँ थे, है ना? उनसे पहले इजराइल का पूरा राष्ट्र, लेकिन उनसे पहले इतिहास क्या है? यह महत्वपूर्ण है क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं को मानव जाति पर कैसे प्रकट किया, और यहाँ उसके कुछ निशान हैं। जब मैं चट्टानों के नीचे गया तो स्पष्ट था कि यह स्थान दफनाने के लिए इस्तेमाल होता था। संभव है कि यह तारों के अवलोकन और लोगों के एकत्र होने का स्थान भी रहा हो। सावधान रहें। ठीक है, अब हम चलते हैं। देखो, क्या आप लोग यहाँ आराम से हैं? तैयार। देखो यहाँ क्या दिलचस्प है, देखो इस पत्थर को देखो। हाँ, विशाल। बेशक यहाँ हड्डियां मिली थीं, लेकिन इसके ऊपर एक विशाल चपट्टी चट्टान भी मौजूद थी। हमें गमला नाम की एक अद्भुत नगरी मिली। हाँ, अद्भुत है। हमें अन्य विभिन्न प्राचीन पौराणिक वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं, और उन सभी में से एक मुख्य खोज हमें गिलगल रफैम में मिली है। हाँ, ये जगह और ठीक यहाँ अंदर हाल ही में, मुझे लगता है कि 1990 के दशक में या यहाँ तक कि साल 2000 में उन्होंने एक और शोध किया। ठीक है, और वे यहाँ आए और उन्हें गहने और हड्डी मिली, और इस तरह वे इस कब्र का समय बता सके। हाँ, उत्तरकांत से युग तक। जैसा कि मैंने पहले बताया था, यहाँ यीशु और प्रेरितों के ये सबूत हैं, पर उससे पहले प्राचीन इजरायली थे। लेकिन निश्चित रूप से इसे किसने शुरू किया? अब्राहम ने। पर अब्राहम से भी पहले उनकी पारिवारिक वंशावली, सेमिटिक वंशावली पूरी तरह से शेम तक पीछे जाती है। शेम नूह का पुत्र। लेकिन निश्चित रूप से वे जल प्रलय से पहले के विश्व ज्ञान को अपने साथ इस दुनिया में ले आए होंगे, और हम इसी समय की बात कर रहे हैं, जल प्रलय से पहले, जल प्रलय के बाद, जहां वे अभी भी परमेश्वर की आराधना करते थे। अन्य लोग अन्य देवताओं और गिरे हुए स्वर्गदूतों की आराधना करते थे बाइबल के अनुसार। पर मेरे लिए यह आकर्षक है क्योंकि हम सबूतों वाले मानव इतिहास के शुरुआती दौर तक पहुंच रहे हैं। इसलिए यह जगह बिल्कुल सुनसान है और यहाँ लगभग कोई समूह नहीं आता है। कोई समूह नहीं। ये यहाँ है। प्राचीन इतिहास यहाँ है, लेकिन यहाँ कोई नहीं आता। और ये सच में बहुत ही कमाल है। ये अद्भुत है। दिलचस्प है ना? उन्हें ऐसे और भी विशाल प्राचीन पत्थर मिल रहे हैं जिन्हें उठाना हम इंसानों के लिए असंभव है। अब ये पूरी दुनिया भर में मिलने लगे हैं। मेरे लिए एक दिलचस्प जगह गोबेकली टेपे है, लेकिन ऐसी कई अन्य जगहें भी हैं जो हमें नंबर 16 पर ले जाता है। ये 1922 में गुआम का एक उदाहरण है। ये मूल रूप से कहता है कि उन्होंने विशाल एकाश्मों और दफन मकबरों की खोज की, और एक प्राचीन लोगों के कंकालों की खोपड़ी भी, जो बहुत बड़े थे। और महान पत्थरों को उस चीज के साथ उठाया गया था जो निश्चित रूप से हरक्यूलियन प्रयास रहा होगा। हरक्यूलियन प्रयास। वे वास्तव में यहाँ किसी चीज के बहुत करीब रहे होंगे। हरक्यूलिस एक अर्धदेवता, विशालकाय मानवों, नेफिलिम के वंशज, गिरे हुए स्वर्गदूतों के बीच मिश्रित नस्लें जिन्हें लोग देवताओं के रूप में आराधना करते हैं, और मानव स्त्रियां। फिर से हरक्यूलियन प्रयास रहा होगा क्योंकि उनका वजन 30 टन या उससे अधिक था, जो मिस्र के पिरामिडों के किसी भी पत्थर से बड़ा था। और फिर इसमें खोजी गई विशाल जाति के बारे में और उल्लेख किया गया है। हरक्यूलियन प्रयास, क्षमा करें, मैं अभी भी इसी बात पर अटका हूं। हरक्यूलिस, है ना? पौराणिक कथा के अनुसार वह मानव स्त्री अल्कमेने और तथाकथित देवता ज्यूस की संतान था। यह भी दिलचस्प है कि यीशु चेलों को हेड्स के फाटकों, नरक के फाटकों पर क्यों ले गए, लेकिन उनके पास देवताओं का यह समूह था जिनकी वे उस समय आराधना करते थे। वाह, उन्होंने यहाँ बहुत सारे देवताओं की आराधना की, देवताओं का एक समूह, लेकिन निश्चित रूप से हेड्स के द्वार। पुराना नियम हेड्स को गेहना कहता है, और ज्यूस भी वहां था। मेरा मतलब है वह स्थान जहां वे उसकी आराधना करते थे। और मैंने अपनी श्रृंखला में इसके बारे में थोड़ा और बात की है, जिसका नाम है सभी प्राचीन धर्म कैसे शुरू हुए। यदि आपके पास कुछ समय हो तो कृपया जाकर उसे देखें। बाबेल के गुम्मट से पहले, जल प्रलय और बाद में भी। अब
जब हम इतिहास को देखते हैं तो हमें, और यदि आप जानना चाहते हैं कि यीशु चेलों को पहली बार यहाँ नरक के फाटकों पर क्यों ले गए, मूल रूप से यह घोषित करने या प्रकट करने के लिए कि वह परमेश्वर का सच्चा पुत्र है, स्वयं परमेश्वर है, तो यह एक बहुत ही दिलचस्प कारण है जो आपको पता चलेगा। मैं इसे आपके लिए जोड़ दूंगा इसके अंत में आपके लिए वीडियो भी। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जल प्रलय से पहले की दुनिया लोग केवल प्राचीन मेसोपोटामिया में ही थे, है ना? आज इराक में यूफ्रेटीज और टिग्रिस नदियों के आसपास के क्षेत्र, यदि आप ईरान तक जाते हैं तो वहां भी कुछ सभ्यताएं हैं। लेकिन नहीं, याद रखें, जल प्रलय से पहले की दुनिया पूरी तरह से अलग थी। बहुत कम पानी, क्योंकि याद रखें पानी केवल पृथ्वी से जल प्रलय के साथ आया था। पपड़ी टूट गई और ऊपर से भी। उस समय लोग सदियों तक जीवित रहते थे और वे दूर दूर तक यात्रा करते थे क्योंकि पानी बहुत कम था। हम शायद इसके बारे में और बात कर सकते हैं, लेकिन आप इसके मेरे वीडियो थोड़ी देर बाद देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इन लेखों को वास्तव में ध्यान से पढ़ने पर आप देखेंगे कि वे न केवल विस्तृत विवरण वाले कंकालों बल्कि हथियारों और गहनों जैसी दिलचस्प कलाकृतियों की भी बात करते हैं। उदाहरण के लिए 1894 में पेरिस के पास एक रेलवे कटिंग में उन्हें यह नवपाषाण काल का विशालकाय कंकाल मिला था। दूसरे शब्दों में यह जल प्रलय से पहले के समय का हो सकता है। 6ठी शताब्दी के मेरोविंगियन कब्रिस्तान के साथ, जिसमें लगभग 600 कब्रें हैं और ताबूत, चाकू, भाले, फूलदान, गहने और मिट्टी के बर्तन भी हैं। मुझे बस यहाँ रुकने दें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप में से बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे कि फ्रांस का प्राचीन गुप्त समाजों के साथ बहुत लंबा इतिहास रहा है। आज भी दुनिया भर में ऐसे गुप्त समाज हैं जो सरकार और बड़े निगमों में कठपुतलियों को नियंत्रित करते हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरोविंगियन, जिनके बारे में मैंने अभी इस लेख में बात की है, उनकी पारिवारिक वंशावली बहुत पीछे तक जाती है और उनका मानना है कि उनका कुछ डीएनए राजा डेविड से आता है, बाइबल से। हाँ, और यह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे गुप्त समाज हैं जो मानते हैं कि वे मसीह विरोधी को सामने लाएंगे। याद रखें, बाइबल मसीह विरोधी के बारे में बात करती है ना? वहां 10 राजा भी होंगे और वे मसीह विरोधी को लाएंगे जिसे लोग मसीहा मानेंगे। यहां तक कि यहूदी भी। वह मंदिर में बैठेगा और खुद को परमेश्वर कहेगा। और ये शक्तिशाली परिवार, कुलीन वर्ग, उनमें से कुछ का मानना है कि उनका डीएनए राजा डेविड से आता है। इसलिए कुछ लोग यह भी सोच सकते हैं, मेरा मानना है, कि उनके पास यह दावा करने का अधिकार होगा कि वे मसीहा हैं। इसलिए ये लोग, हाँ, ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, मैं अभी इस उलझन में नहीं पड़ने वाला हूं, लेकिन उनमें एक कारण है कि इनमें से कई परिवार मानते हैं कि उनका डीएनए नेफिलिम से भी आता है। इसे किसी और वीडियो के लिए रखते हैं। चलिए जारी रखते हैं। यहाँ एक और 8.6 फीट लंबा विशालकाय मानव है जो 1876 में कैलिफोर्निया की एक गुफा में मिला था। उन्हें एक तलवार, कुल्हाड़ी और यहाँ तक कि एक तरह का हेलमेट, 7 चकमक पत्थर के तीर और अन्य चीजें भी मिलीं। लेकिन इसे पढ़ें। यहाँ लिखा है, उन्हें अंततः देश के वैज्ञानिक संस्थानों में से एक में भेजा जाएगा, संभवतः स्मिथसोनियन में। इसलिए आज हमें संग्रहालयों में विशालकाय मानवों की हड्डियां क्यों नहीं दिखाई देती? यह एक ऐसा सवाल भी है जिसे हमने गैरी वेन और डॉक्टर विलियम मैक्लाउड के साथ बनाए गए वीडियो में संबोधित किया था, जिसका नाम है गिरे हुए स्वर्गदूत और नेफिलिम वास्तव में कैसे दिखते थे। आप इसे इसके बाद देख सकते हैं। इसलिए यही कारण है कि हमें आज इन हड्डियों के सबूत नहीं मिलते, क्योंकि यह इस तरह से होता है। वे इसे खोजते हैं। वे या तो अपने स्थानीय विश्वविद्यालय को फोन करते हैं और वह विश्वविद्यालय स्मिथसोनियन से संपर्क करता है, या ये लोग सीधे स्मिथसोनियन से संपर्क करते हैं और फिर आप इसके बारे में दोबारा कभी नहीं सुनते। इसलिए यह आमतौर पर एक ही जगह पर खत्म होता है और फिर आपको खुद से पूछना होगा, ठीक है, इसलिए हम इसके बारे में दोबारा क्यों नहीं सुनते, और क्या वे इसे नकारते भी हैं? और एक बात हमेशा सच होती है, हमेशा शक्ति और पैसे का पीछा करें। इसका मालिक कौन है? अच्छा, शायद आप ये नहीं जानते होंगे, लेकिन तथाकथित रॉयल सोसाइटी स्मिथसोनियन की मूल संस्था है। अब मैं आपको यह समझाऊंगा और साथ ही विशालकाय मानवों के कुछ और क्लिप्स और अखबारों के लेख दिखाऊंगा, क्योंकि हमें बहुत कुछ देखना है। और याद रखें, आप इसे किसी भी समय रोक सकते हैं और अपने खाली समय में इसे पढ़ सकते हैं। स्मिथसोनियन की शुरुआत रॉयल सोसाइटी और रोज़िक्रूशियन के एक व्यक्ति जेम्स स्मिथसन ने की थी। इसलिए अब आप देखते हैं स्मिथसन 1846 में, और अपनी वसीयत में उन्होंने इसे बनाने के लिए अपनी पूरी संपत्ति अमेरिका को दे दी। और निश्चित रूप से यह पृष्ठभूमि में काम करने वाले मैसोनिक संगठनों द्वारा प्रायोजित था, जिसमें सरकार के लोग भी शामिल थे। अब इस पर एक नजर डालें, क्योंकि जिन लोगों ने 1900 के दशक की शुरुआत में इन विशालकाय मानवों को लिया था, वे आज कहते हैं कि यह एक धोखा था। और मेरे लिए इस तरह की बात हमेशा मुझे हैरान कर देती है। वे कहते हैं कि इसे कथित तौर पर स्मिथसोनियन संस्थान में नृविज्ञान के क्यूरेटर एलिस हर्डलिका ने खारिज कर दिया था।
इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप उन पर विश्वास करते हैं? वही लोग जिन्होंने इसे लिया और इन अखबारों में यह सब छापा, वे अब कहते हैं, अच्छा, उनमें देखने के लिए कुछ नहीं है। और फिर निश्चित रूप से वेटिकन भी कई प्राचीन कलाकृतियों को गुप्त रूप से संग्रहित कर रहा है और कोई नहीं जानता कि उनके पास वास्तव में क्या है, क्योंकि वे इसके बारे में बताते नहीं हैं। अब मैं वेटिकन के उस उलझे हुए रास्ते पर नहीं जाने वाला हूं। मैं जो मानता हूं उसके बारे में नहीं, बल्कि इतिहास को देखने पर मिलने वाले तथ्यों के बारे में। प्राचीन काल में, आज की तरह नहीं, है ना, जब लोग बहुत अलग, अजीब, बहुत सारे बालों वाले या बहुत बड़े होते थे। आज हमारे पास कुछ दशक पहले की तुलना में बहुत अधिक मोटे लोग हैं। लेकिन वे उन दिनों उन्हें सर्कस में अजीबोगरीब और विचित्र लोग कहते थे, है ना? और कुछ लोग सिर्फ इसलिए के साथ इधर उधर घूमते थे ताकि लोग कुछ अजीब चीजें देखने के लिए पैसे दे सकें। लेकिन लोगों ने प्राचीन और विशालकाय कंकालों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए इस अखबार के विज्ञापन में इसे बेचा जा रहा है ताकि लोग वास्तव में ऐसा कर सकें। अब इंसानों के रूप में हम कभी नहीं बदलते, है ना? मानव स्वभाव, हम जिज्ञासु प्राणी हैं, हम जानना चाहते हैं क्यों क्यों क्यों, और यह अच्छा है क्योंकि आपको हमेशा पूछना चाहिए कि क्यों। लेकिन अजीब और दिलचस्प चीजों को प्रदर्शित करने की यह नई नहीं है। यदि आप एक मसीही हैं और आप अभी भी उस पर विश्वास नहीं करते हैं जो बाइबल स्वयं विशालकाय मानवों के बारे में कहती है, तो मैं आपसे जाकर पढ़ने के लिए कहूंगा। खासकर जब आप बाइबल में कुछ चीजें पढ़ने में असहज महसूस करते हैं, तो यह दर्शाता है कि आपको अभी भी उस क्षेत्र में बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आपको सत्य के आधार पर सत्य के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है, जो कि परमेश्वर का वचन है। और बाइबल में यह न केवल विशालकाय मानवों का उल्लेख करती है, बल्कि यह भी बताती है कि उन्होंने उनमें से कुछ को कैसे प्रदर्शित किया। उदाहरण के लिए, व्यवस्था विवरण 3 वाक्य 11 कहता है, क्योंकि रपाइयों के बचे हुओं में से केवल बाशान का राजा ओग ही रह गया था। देख, उसकी खाट लोहे की थी। अब इसे सुने, क्या वह अम्मोनियों के रब्बा में नहीं है? इसलिए यह ऐसा है जैसे कह रहे हों, अरे, यह अभी भी वहीं है। क्या यह अम्मोनियों के रब्बा में नहीं है? यह अभी भी वहां है, ताकि लोग खुद जाकर देख सकें। दूसरे शब्दों में, उन्होंने इसे प्रदर्शन पर रखा। अब मैंने आपके लिए वीडियो विवरण में विशालकाय मानवों के 80 से अधिक समाचार पत्रों के लेखों की पूरी सूची भी जोड़ दी है, जो मुझे गैरी वैन ने आप सभी के साथ साझा करने के लिए दी थी। और बेशक मैंने अपनी खुद की थोड़ी रिसर्च की है, और आप भी अपनी खुद की कर सकते हैं। और थोड़ा समय निकालें, इसे अपने खाली समय में पढ़ें और इसे प्रचार करें। इस वीडियो को प्रचार करें, क्योंकि उनमें सच्चाई के बिना जीने का कोई उद्देश्य नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इन अखबारों के लेखों के बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आप नेफिलिम, उन विशालकाय मानवों के बारे में और जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। अच्छा, मेरे पास कई जवाब हैं जो मैंने इन वीडियो में दिए हैं। इस प्लेलिस्ट को भी देखें, सब्सक्राइब करें इसलिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और कभी ना भूलें कि जीवन छोटा है, इसलिए अपना समय बर्बाद ना करें। अलविदा दोस्तों।